मेरे प्रिय छात्रों, मैं राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं वो बीकॉम पार्ट थर्ड में पढ़ाया जाने वाला विषय कॉस्ट अकाउंट, जो कि ऑनर्स का 5th पेपर है, और इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। छात्रों, हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में कई प्रकार के व्यय होते हैं, तो उन व्ययों को लागत के तत्व कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु या सेवा की लागत में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन करना हो तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए कि उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा है कि उत्पादन करने वाले मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके अलावा अन्य खर्चे होंगे। तो इसी को जो है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस कहा जाता है। इसमें से कुछ लागत का प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा कुछ का अप्रत्यक्ष। जैसे लागत का सबसे मुख्य तत्व मटेरियल। किसी भी वस्तु के उत्पादन में सामग्री महत्वपूर्ण तत्व होती है, और यह सामान्य भाषा में तो हम सिर्फ सामग्री या मटेरियल की बात करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में हम लोग अब इसके कैटेगरी बनाते हैं। तो सामग्री 2 प्रकार की होती है। पहला डायरेक्ट मटेरियल, या जब किसी वस्तु के उत्पादन में सीधे प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, वस्त्र निर्माण के लिए सूत, या भवन निर्माण के लिए ईंट, बालू अथवा सीमेंट आदि। क्योंकि जो मुख्य रूप से जो सामग्री प्रयोग में लाई जाए उसे ही हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। कुछ सामग्री ऐसी होती है कि एक उद्योग के लिए कच्चा माल होती है, तो दूसरे के लिए वह निर्मित माल हो जाती है। अब सामग्री की दूसरी जो कैटेगरी है वह कहलाती है इनडायरेक्ट मटेरियल। सामग्री की लागत जिसे एक विशिष्ट लागत केंद्र या लागत इकाई पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किया जा सके, उसे अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फर्नीचर का व्यवसाय है, और उसमें डाइनिंग टेबल, चेयर, टेबल, पलंग आदि बनते हों, तो सबके लिए कुछ सामग्री तो विशेष रूप से उस वस्तु को बनाने के लिए होगी, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री होगी जो सब में प्रयुक्त होगी। जैसे कील, या अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए जो भी हमारे यंत्र होंगे, तो यंत्रों की सफाई के लिए जूट, कपड़ा, उसी तरह से कार्यालय के उपयोग के लिए स्टेशनरी आदि। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के उत्पादन में यदि कोई सामग्री नाम मात्र के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो उसे भी अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप कपड़े की सिलाई के लिए धागा, मशीनों में डालने के लिए तेल, ग्रीस आदि। तो यह तो सामग्री की बात हो गई। अब दूसरा जो उत्पादन लागत का मुख्य लागत है, उसे कहते हैं लेबर। लेबर कॉस्ट से आशय
कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले दिए जाने वाले पारिश्रमिक से है। यह श्रम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उन कर्मचारियों की मजदूरी की लागत है जिन्हें किसी उत्पादन कार्य के लिए स्पष्ट रूप से संबद्ध किया जा सके। इसे प्रोडक्टिव लेबर या फैक्ट्री लेबर भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप फर्नीचर बनाने में बढ़ई द्वारा किया गया कार्य, कपड़ा बुनने में जुलाहे का श्रम आदि, यह मूल लागत का एक भाग है। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा श्रम जो किसी वस्तु या सेवा में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होकर अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, अप्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी उत्पादन कार्य को स्वयं अपने हाथों से नहीं करके उत्पादन क्रिया को चलाने में, उसे बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं, उनके पारिश्रमिक को अप्रत्यक्ष श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप फोरमैन का श्रम या मैनेजर का पारिश्रमिक या गेट कीपर का पारिश्रमिक इत्यादि। कॉस्ट एलिमेंट्स का जो तीसरा प्रारूप है वह है एक्सपेंसेस। किसी वस्तु के उत्पादन में सामग्री एवं श्रम के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के व्यय होते हैं, जैसे कारखाने के व्यय, कार्यालय के व्यय, वस्तु के बिक्री एवं वितरण व्यय आदि। ये व्यय भी दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह व्यय है जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अतः यह व्यय प्रत्यक्ष रूप से उसी उपकार्य, प्रक्रिया आदि पर किया जाता है जिसके लिए ये विशेष रूप से किए गए हैं। इन्हें चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट चार्जेस भी कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग पर किया गया व्यय, किसी वस्तु के निर्माण पर बनाए गए डिजाइन, नमूने आदि का व्यय, एक खान के लिए दिया जाने वाला रॉयल्टी, किसी वस्तु के संबंध में प्रयोग पर किए गए व्यय या किसी विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त मशीन का किराया। अब दूसरा इसमें है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष व्यय सामग्री एवं श्रम की प्रकृति के अतिरिक्त अन्य व्यय हैं जिन्हें किसी लागत केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता, अर्थात वे व्यय जो किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। ये व्यय किसी विशेष कार्य से संबंधित न होकर सामान्यतः सभी कार्यों से संबंधित होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आदि। तो छात्रों, ये तो हमारे लागत के तत्व और उनके प्रकार हो गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। इसकी प्रकृति क्या है? तो व्ययों में स्थिर रहने व घटने बढ़ने की प्रकृति को व्ययों की प्रकृति कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। घटने बढ़ने अर्थात उत्पादन के साथ साथ कुछ व्यय बढ़ते रहते हैं और कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उस अनुपात में नहीं बढ़ते या बिल्कुल नहीं बढ़ते। इसकी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे।
तो इसमें होता है, पहला है फिक्स एक्सपेंसेस, स्थिर व्यय। वैसे व्यय जिनमें उत्पादन की मात्रा घटने या बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर व्यय कहलाते हैं। जैसे प्रबंधकों का वेतन, भवन का किराया, कार्यालय कर्मचारियों का वेतन आदि। अब मान लीजिए हमारा उत्पादन कम भी हुआ, तब भी प्रबंधक को जो सैलरी तय है वह देनी पड़ेगी। अगर हमारा अधिक भी उत्पादन हो गया तो अगर कोई विशेष समझौता न हो तो वही सैलरी उसकी रहेगी। अब ये फिक्स एक्सपेंसेस प्रति इकाई उत्पादन के बढ़ने या घटने पर परिवर्तित होती रहती है। उत्पादन में वृद्धि होने पर प्रति इकाई लागत घटती है तथा कमी होने पर बढ़ती है। इसको हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 100 आइटम का उत्पादन कर रहे हैं, हमारे यहाँ 100 आइटम का उत्पादन हो रहा है, और मान लीजिए कोई व्यय है 2 रुपया हमारा फिक्स है कि प्रति इकाई 2 रुपया होगा। तो मान लीजिए जब 200 इकाई का हम करेंगे तो वह अपने आप बढ़ जाएगा, 2 दूना 400 हो जाएगा। और अगर हमारा उत्पादन बढ़ता है तो और वो बढ़ेगा। दूसरे प्रकार का जो एक्सपेंसेस है उसे कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। यह लागत वह है जो कि उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है। जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है या घटती है, उसी अनुपात में यह भी बढ़ती घटती रहती है। तीसरा कहलाता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, अर्ध परिवर्तनशील व्यय। ऐसे व्यय जिनका कुछ भाग परिवर्तनशील तथा कुछ भाग स्थिर रहता है, अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहलाता है। यह उत्पादन लागत में परिवर्तन होने पर बढ़ती या घटती तो है, परंतु उस अनुपात में नहीं। जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल। अब हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। किसी निर्माणी संस्था की कुल लागत के कई अंग होते हैं जो उत्पादन क्रिया के विकास के साथ साथ भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं। इसमें पहला होता है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत, अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में मुख्य रूप से जो लागत होती है उसे हम मूल लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो योग होगा वही मूल लागत कहलाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से ये खर्चे, इसके अलावे अन्य खर्चे हैं जिसकी कि हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन मुख्य रूप से यह खर्च किसी वस्तु के उत्पादन का मुख्य भाग होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना हो मटेरियल हमारा कितना कंज्यूम हुआ, तो मटेरियल कंज्यूम अर्थात हम कितनी सामग्री लगी, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारा व्यवसाय पहले से चल रहा है तो हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, तो वह ओपनिंग स्टॉक होगा, जिसे कि हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इसमें जो जितना हम परचेज करेंगे उसको जोड़ देंगे, तो इसे कहेंगे परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक चीज वाणिज्य के सिद्धांत में है कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितना क्रय मूल्य हमारा है, तो सामान्य भाषा में अगर कोई पूछता है तो हम कह देते हैं कि हमने
जैसे मान लीजिए हमने एक घड़ी खरीदी, तो हम कहते हैं कि हमने 10,000 का खरीदा, और मान लीजिए उस घड़ी को खरीदने के लिए हमें कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, तो वहां जाने और आने का किराया या जो अन्य खर्च होगा उसी में जोड़ा जाएगा। तो उसी तरह से यहां होता है कि अगर कोई भी कच्चा माल हम, चूंकि हमारे बगल में तो है नहीं, तो हमें कहीं से परचेज करना है, कहीं बाहर से मंगाना है, तो उस पर जो है कुछ उसको लाने का खर्च होता है, जिसे कहा जाता है कैरेज इनवार्ड, या यहां कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसमें हमने ऐड किया परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, और उसमें ऐड कर देंगे कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और अब इसमें से इसका जो योग होगा, उसमें से चूंकि हमारे साल के अंत में या हम जब का बना रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, अगर हमारा मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, जो भी हो, तो उस दिन हमारे पास रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना है, उसको भी ध्यान में रखना होगा बच्चों, नहीं तो फिर हमारा हिसाब सही नहीं मिल पाएगा। तो जो बचा हुआ है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इसको हम घटा देते हैं, इन तीनों के जोड़ते ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। यह हो जाएगा हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। हिंदी में इसे कहते हैं प्रयुक्त सामग्री, माने उस वस्तु को बनाने में मुख्य रूप से हमारी कितनी सामग्री लगी है, तो ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें अब हम जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो हम लोगों ने चर्चा किया पीछे में, तो अब यहां देखिए, अब मटेरियल हमारा हो गया कि कंज्यूम कितना हो, तो मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यह तीनों जब जोड़ दिया जाएगा तो वह उस उत्पाद का, उस प्रोडक्ट का मुख्य लागत कहलाएगा, अर्थात प्राइम कॉस्ट। उस वस्तु को बनाने में मुख्य रूप से इतना खर्च लगा। अब वस्तु हमारी फैक्ट्री में मान लीजिए कि बनाने में लगा, इसके अलावे हमारे और भी खर्च हो सकते हैं, कारखाने के अन्य खर्चे भी हैं। अब उन कारखाने के खर्चे को अब उसमें हम जोड़ देते हैं। तो जब मूल लागत में कारखाना का व्यय जोड़ा जाता है तो वह वर्क कॉस्ट कहा जाता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट ऐड इनडायरेक्ट मटेरियल्स ऐड इनडायरेक्ट लेबर ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस, और उसमें लेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस। और यदि उत्पादन के क्रम में कुछ बर्बाद हो गया हो, कुछ वेस्टेज हो गया हो, और उस वेस्टेज को बेचने से अगर कुछ प्राप्त होता है तो चूंकि वह उसे भी हम घटा देते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस की। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि फिनिश हो गई, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अर्ध निर्मित अवस्था में हैं, अर्थात उसमें मूल रूप से जो हम लोग बात किए प्राइम कॉस्ट की,
वो तो खर्च हो गया है, फैक्ट्री का भी कुछ खर्च लग गया, लेकिन अभी अन्य खर्च करना उस पर बाकी है। तो इसे ही वर्क इन प्रोग्रेस, हिंदी में कहते हैं इसको कि कार्य चालू दशा में, अर्थात अभी वह प्रोसेस में है, वह फिनिश नहीं हुआ है, तो वही कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका ओपनिंग जोड़ दिया जाता है और क्लोजिंग घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाता है वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट जब निकल गया हमारा, तो अब जो है हमको निकालना है, अभी हमारे खर्च हैं, हमारी वस्तु की अभी लागत, सब लागत नहीं आई है, तो अब इसके बाद जो खर्च होता है उसको हम कहते हैं कि निकालना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी इसको कहा जाता है, या हिंदी में कारखाना लागत कहते हैं। तो अगर इस वर्क कॉस्ट में कार्यालय व प्रशासनिक ऊपरी व्यय जोड़कर ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में सिर्फ सामान बन के तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद उसका सारा हिसाब किताब कहाँ होगा? ऑफिस में ही होगा। तो उसी को कार्यालय व्यय कहा जाता है कि भाई ऑफिस में, या प्रशासनिक ऊपरी व्यय, माने उसके लिए सेल्स मैनेजर होगा, उसके लिए अन्य स्टाफ होंगे, उनको सैलरी दी जाती होगी, जो हमारा ऑफिस होगा उसका कुछ खर्च होगा। तो वही कहा जाता है कि भाई वो सारा कुछ जब जोड़ेंगे तो वह जो है हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, हमारी वस्तु बन के तैयार हो गई, लेकिन अभी कुछ अन्य खर्च बाकी हैं, अभी कुछ खर्च करना बाकी रह गया। क्योंकि जब वस्तु को हमें बिक्री योग्य बनाना है, हमारा उद्देश्य वस्तु को बेचना है, तो हमें बिक्री योग्य बनाना है, तो उसके लिए हमें जो है कुछ और खर्च करने होंगे। तो अब कहा जाता है कि उत्पादन लागत में निर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ने तथा निर्मित माल के अंतिम स्टॉक को घटाने से प्राप्त शेष को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। अब पहले से मान लीजिए हमारे पास पहले से कुछ फिनिश्ड स्टॉक बचा हुआ हो, उसका हमारे पास स्टॉक हो, तो कहता है कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ देंगे, जो पूर्व का है, अर्थात ओपनिंग जो स्टॉक है हमारा, ओपनिंग जो बैलेंस है स्टॉक का, उसको जोड़ देंगे। और अगर जिस समय हम हिसाब बना रहे हैं, जिस समय हम अपना सब पूरा कर रहे हैं, तो उस दिन अगर हमारे पास कुछ बचा हुआ फिनिश्ड स्टॉक रह जाए तो उसको हम घटा लेते हैं, वो नहीं फिनिश हुआ है। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, तो हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें अभी और खर्चे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड, अब इसमें क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए हमने किसी को कमीशन दिया, या किसी को डिस्काउंट दिया, या हमारा एडवर्टीजमेंट पर जो खर्च हुआ, तो ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमारी बिक्री के लिए हमारी वस्तु तैयार हो गई। तो छात्रों, एक चीज आप समझें कि क्या इसी कीमत पर हम वस्तु को बेच दें या व्यापारी बेच दे? नहीं,
इसलिए कि किसी भी व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग, लाभ प्राप्ति। तो हमें लाभ भी रखना है। ठीक है, हमारी वस्तु कितने में कितना को बनाने में कितना लागत लगे ना, उसका टोटल जो है हमने निकाल लिया कि हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, मतलब अब बिकने के लिए वस्तु हमारी तैयार है, तो उसमें हमें एक निश्चित लाभ का प्रतिशत जोड़ना होगा। और वह लाभ का प्रतिशत जोड़ते समय बड़ा ही ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बहुत, वो तो हमारे मन पर है, हम लाभ का अगर ज्यादा लाभ उस पर जोड़ देंगे तो हमारे वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो बढ़ जाएगा। और वैसी स्थिति में अगर उसी तरह की वस्तु मार्केट में कम कीमत पर बिक रही होगी तो स्थिति होगी कि हमारी वस्तु का खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी वस्तु महंगी वस्तु कहलाएगी। तो इसलिए वह पूरी मार्केट का सर्वे करते हुए और एक निश्चित लाभ का प्रतिशत जोड़ा जाता है। तो वही कहा जाता है कि जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाता है सेलिंग प्राइस। अब हमारी वस्तु विक्रय के लिए तैयार हो गई, अब हम इसी कीमत पर अपनी वस्तु को बेच सकते हैं। अब उस वस्तु को बेचने के बाद हमें जो भी लाभ प्राप्त होगा और जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट होगा उसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जानकारी करनी हो तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो यही है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम लोग अभी तक बच्चों बात वही करते रहे कि हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हम किसी भी वस्तु के उत्पादन में मूल जो लागत है वो क्या क्या है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, या उसे ओवरहेड भी कहा जाता है। ओवरहेड 3 हैं। ये तीनों कितने प्रकार के होते हैं? तीनों का दो प्रकार माना गया, एक तो डायरेक्ट और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट। और इसकी हम लोग चर्चा कर ही चुके कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। तो यही हमारा कॉस्ट या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये हुआ। अब हम लोग लाभ जानने के लिए सबसे हमें जरूरी होता है कि हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएं कॉस्ट अकाउंट में। जबकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूर्व के क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट जानने के लिए क्या निकाला जाता है, हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। वहां हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद तब अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन हमें लाभ हानि को जानने के लिए हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह होता है फाइनेंशियल अकाउंट में। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आज हम लोग इसी की चर्चा किए और अब बाकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और बच्चों, एक महत्वपूर्ण सूचना या सुझाव कहिए, मैं यह सुझाव आपको देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी आज की जो स्थिति है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है। तो
आप नौजवानों से, चूंकि आप नौजवान हैं और घर में रहना है, आप लोगों से हम आग्रह करते हैं, आपको सुझाव देते हैं कि आप अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वह बनाए रखें। अपने अगल बगल भी ध्यान रखें। अगर कोई इधर उधर बेवजह घूमता है तो उसे भी आप भी सुझाव दें और बैठ करके अपनी पढ़ाई करें। हमारी सरकार, हमारा विश्वविद्यालय, सारे लोग आप विद्यार्थियों के लिए चिंतित, देश के लिए तो चिंतित हैं ही, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी उतने ही चिंतित हैं। और इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस या स्टडी मटेरियल प्रत्येक टीचर को भेजना है, और वह आपकी चिंता है, वह आपके लिए है। इसलिए मेरा यही सुझाव होगा कि आप जो भी स्टडी मटेरियल हो या ऑडियो वीडियो क्लिप्स हो, उसका लाभ उठाएं, आप पढ़ें। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट की सुविधा है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या बहुतों के पास लैपटॉप भी है, तो आप उससे इस जो छुट्टी है या बंदी है, इसका सदुपयोग करें, अपने बैठ करके पढ़ाई करें। बस यही मेरी आपको सलाह होगी। अब फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।